नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। विदेश में राहुल गांधी ने जब बयान दिए तो उन्होंने ये बोला कि संसद में मुझको बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा उन्होंने बोला था कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब इस चीज को लेकर के देश में हंगामा मच गया। उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सभी उसकी आलोचना कर रहे थे। अब जब राहुल गांधी वापस भारत लौट आए हैं तो संसद में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, मतलब आप ये सोचिए कि सुबह हुई नहीं, आपने आंख खोली नहीं कि आप टीवी पर देखते हैं कि सरकार का एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और राहुल गांधी पर हमलावर है कि वो माफी मांगे, वो स्पष्टीकरण दें, अपनी अपनी बात बोलें। इन सब नेताओं ने आलोचना शुरू कर दी। जैसे कि आज सुबह 9 बजे बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर वार किया। आइए सुनते हैं। कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं समझता हूँ कि माफी मांगने से आदमी बड़ा बनता है। वो अपने छोटेपन और छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं। एक प्रकार से भारत की अपमान करके मैं समझता हूँ उनके किस प्रकार की सोच है व्यक्तिगत और उनकी पार्टी किस प्रकार से इस देश को देखती है, चलाती है, इसका एक परिचय देकर उन्होंने अपने पूरे भारत देश भर में स्वयं को और स्वयं की पार्टी को भी बहुत ही छोटे स्तर पर लाके खड़ा किया। 4 दिन से यह हंगामा हो रहा है। आज राहुल गांधी चौथे दिन जब ये लगातार हंगामा चल रहा था तो संसद पहुंचे। बीजेपी ये चाहती है कि राहुल गांधी अपने बयानों के लिए माफी मांगे, जैसे कि अभी आपने सुन भी लिया। हो सकता है कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर सवाल जवाब करें राहुल गांधी से। इस मुद्दे पर आज संसद की कार्रवाई हो नहीं पाई, बस सिर्फ हंगामा होता रहा। उधर राहुल गांधी भी आज बोले, लेकिन संसद में नहीं बोले क्योंकि वहां तो कोई बात नहीं हो पाई, वो बंद हो गया, कार्रवाई स्थगित हो गई दिन के लिए। संसद के बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विदेश से लौटने के बाद उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, रखी, और बाद में ये बोला कि कल अगर मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं उसके बाद अपनी बात पूरी तरीके से रखूंगा। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। तो ऐसे में ये जो टकराव है ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे सुलझेगा? इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं चाहती है संसद में, इस वजह से ये सब किया हुआ है, वरना वो प्रधानमंत्री खुद विदेश गए, उन्होंने इतना कुछ बोला, तो अलग अलग नियम क्यों? वहीं बीजेपी का यह कहना है कि वो आए और बात करें, और उस पर फिर ये सवाल उठे जब राहुल गांधी ने ये बोला कि मैं तो आज गया था, मुझे आज नहीं बोलने दिया। फिर बीजेपी का यह कहना है कि ये मुंह उठाए आप चल के नहीं आ सकते, एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया का पालन कीजिए और उसके हिसाब से बोलिए और माफी मांगिए। तो राहुल गांधी कहते हैं मैं बोलना चाहता हूं, मुझे मौका चाहिए। बीजेपी कहती है आप बोलिए जरूर, लेकिन माफी मांगिए। इस सब के बीच संसद की कार्रवाई पूरी तरीके से ठप है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन और बीजेपी के सांसद कैलाश सोनी का क्या कहना।
अदानी वाला जो घोटाला हुआ है, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसको लेके सारे पॉलिटिकल पार्टी 17-18 पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में जिसका रिप्रेजेंटेशन है, वो लोग सब मिलकर जेपीसी की डिमांड की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की। सरकार को पता है कि इस स्कैम में बुरी तरह से फंसी हुई है, उनको पता है कि उनके हाईएस्ट लेवल के उनके लीडर्स हैं, उनके टॉप लेवल के लीडर्स हैं, सरकार में जो टॉप लेवल के जो उनके मंत्रियां हैं, सब फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो जेपीसी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि नॉन इशू को इशू बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक राहुल जी का बयान जो था, यानी उनका जो कैम्ब्रिज में जो उन्होंने बोला, उसमें मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात की है। 200% एकदम सही बात उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का या डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग का क्रिटिकल एनालिसिस करना एक एकेडमिक जीवन में कोई जुर्म नहीं है। अब बार बार जो लोग कहते हैं कि बाहर जाके कहा है, भाई मोदी जी 2014 में, 2015 में, 16 में यूएई में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में, कोरिया में उन्होंने जाके जो जो कहा था वो सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में है। यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान रहने लायक जगह नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि हर कोई हिंदुस्तान में जो पैदा होता है वो कहता है कि भाई मेरी बदनसीब के मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ। इस तरीके की जो बयानबाजी जो की थी वो हमारे देश के लोगों के, देश के प्रीवियस गवर्नमेंट के, देश के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के और देश की मेहनत जनता जो मेहनत करके देश बनाई थी, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी ना, उसको लेके जो है डिबेट होना चाहिए, ना ही कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक फंक्शन को, इंस्टीट्यूशंस को लेके अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस किया उसकी आलोचना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के जेपीसी के मुद्दे से अदानी वाले इश्यूज में, जिसमें हर दिन कुछ नई बात सामने आ रही है, उसको उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा वो लेके सामने आए। कोई अपमानजनक बात ये टॉलरेटेबल नहीं है कि इस देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। ये कौन बोलेगा, इस बात को कौन स्वीकार करेगा, ये विषय है। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो नीतिगत बोल रहे हैं और ठीक बोल रहे हैं और जनता की उस पर स्वीकार्यता है क्योंकि उसने भुगता है, इसलिए बोल रहे हैं। और अब हमने क्या प्रमोट किया है, क्या हमने प्रगति की है, ये इस ढंग का उनका भर्सन सारे देशों में है। मोदी जी को मालूम है कि किस देश में और क्या बोलना और देश के संदर्भ में क्या बोलना। देश जो है अब नादानों का देश नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी जवान नहीं प्रौढ़ हो चुकी है। ये मिथक दिमाग से निकाल दो कि नेताओं को ज्यादा समझ में आता है। पत्रकारों से, नेताओं से जनता आगे है और जनता बार बार फैसला कर रही है। आपकी कोई बात देश को जच नहीं रही है, गले नहीं उतर रही है। और मोदी जी को उनका क्या संबंध तुम स्थापित करोगे अपने अडानी से? जो आदमी अपनी मां के लिए सामान्य अस्पताल में इलाज कराता है, जो आदमी कोई स्पेशल प्रिविलेज अपने सगे भाई को नहीं देता, जिस आदमी ने पैसा क्यों कमाएंगे मोदी जी? मोदी जी ने कोई अपने लिए मकान बनाया, अपने पुश्तैनी मकान में 2 ईंट नहीं जोड़ी, वो आदमी अडानी के लिए क्या स्पेशल प्रिविलेज देगा? यह सामान्य बात समझ लो। मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए नहीं है कि मोदी का आचरण श्रेष्ठ है और जनता उस पर भरोसा कर चुकी है। और ये सारे जो जमानत पे लोग हैं, इनका कितने ही समूह बन जाए, कोई पोलराइजेशन हो जाए, जब देश की जनता को भरोसा हो जाए अपने नेता पे, तो उसका तोड़ केवल आचरण से है। तो ये आचरण की बात हो रही है, एक तरफ राहुल गांधी हमलावर हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। आप ये जान लीजिए कि 2024 से पहले एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी किस्म का एक मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। और ये चीज दोनों ही पार्टियों को सूट करती है। बीजेपी को सूट करती है कि जिस तरीके से 2014 में मुकाबला हुआ, 2019 में मुकाबला हुआ जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ, वही चीज 2024 में भी हो। और कांग्रेस को सूट करती है कि वो राहुल गांधी को पोजीशन करें। जीतेगा कौन, इस पर मत बटा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी ने 4 मिनट की एक कार्टून फिल्म बनाई
आइए सबसे पहले आपको उस कार्टून फिल्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस कार्टून फिल्म से एक वॉर शुरू कर दी है बीजेपी ने। वो संदेशों से भरी हुई है और वो संदेश लोगों तक ले जाना चाहते हैं। उसमें क्या चीज आप देखते हैं और क्या हमने पाई और क्या कार्टूनिस्ट देख रहे हैं उसमें, जो है और जो नहीं है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले 4 मिनट की फिल्म है, इसका एक छोटा सा अंश आपको दिखा दें। तो आपने ये छोटी सी फिल्म देखी, ये 4 मिनट की फिल्म है, आप भी देख लें और उसके बाद आप इस पर सोचें कि किस तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको नजर आए इस फिल्म में, और इसको कार्टून समझ के नजरअंदाज मत कीजिए। कार्टून में भी बहुत छिपे हुए संदेश होते हैं और लोग उसको देखते भी हैं। ये सोचना और ये बोलना कि क्या लेकर के बैठ गए, चुनावी माहौल है और चुनावी मौसम है जिसमें यही सब चीजों पर चर्चा हो रही है, तो बहुत ज्यादा इसमें इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत नहीं है। 2024 के लिए ये जो कार्टून है, इसमें बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की। मोदी की तुलना कांग्रेस पार्टी से की है, क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं। इस पूरी फिल्म में कहीं कोई क्षेत्रीय नेता नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, कोई ममता बनर्जी नहीं, कोई के चंद्रशेखर राव नहीं, कोई स्टालिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई केरल के मुख्यमंत्री नहीं, पिनरई विजयन। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। मोदी की तुलना कांग्रेस से की जा रही है, क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं। इसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी कार्टून का हिस्सा हैं, दूसरे नेता नहीं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आमने सामने रखने की कोशिश की है साफ साफ। कांग्रेस को बदनाम करके एक अतीत का सहारा भी लिया है कि देखो कांग्रेस जो है वो बदनामी करती है, और उसमें जो शब्द थे जैसे चाय वाला, नीच, इन सब बयानों का जिक्र किया। कुछ बयानों का जिक्र नहीं भी है जो कि बीजेपी ने किए, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मोदी सरकार की योजनाओं की बदजुबान कांग्रेस से तुलना, वो इसीलिए वो बयान सामने आते हैं। फिर आरोपों की बात होती है, राफेल जैसे आरोपों का भी जिक्र है, लेकिन बहुत सारे और भी आरोप लगे थे, उसका जिक्र नहीं है। अच्छा, इसमें मोदी को बड़ा शांत और दृढ़ दिखाया है कि वो सब चीज सहने की शक्ति है उनके अंदर, जबकि राहुल गांधी को बहुत ही उत्तेजित और गुस्सैल दिखाया है, एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब जनता में किस तरीके की ये छवि जा रही है और क्या वो चीजें हैं जो कि हमारी नजरों से रह गई लेकिन कार्टूनिस्ट जो है उसकी नजरों से बची नहीं, तो हमने सोचा जो लोग कार्टून बनाते हैं उनसे भी बात कीजिए। मंजुल जी हैं कार्टूनिस्ट, मंजुल टून्स आप बनाते हैं, और भी बहुत सारे कार्टून, बहुत प्रसिद्ध आप कार्टूनिस्ट हैं। मंजुल जी, मुझे ये बताइए, ये तो कुछ चीजें हैं जो मेरी नजर में आई, एक कार्टूनिस्ट की नजर से आपकी नजर में क्या क्या आया, क्या दिखाने की कोशिश की है और क्या चीज जो है वो गप कर दी? देखिए, आपने जो अभी तक रेट किया है वो तो ऑब्वियसली सही है ही है। जो लोग भी उस फिल्म को देखेंगे वो ये पाएंगे कि वो बिल्कुल जो आपने उसको जिस तरह से देखा है। पर जब मैंने इसे देखा तो मैंने पाया कि एक तो इसमें नोटबंदी का मामला गायब है, इसमें जीएसटी का मामला गायब है,
इन दोनों चीजों को ये कहकर प्रचारित किया गया था कि ये मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक। हो सकता है कि भाजपा के लोग ये कहें कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सीधे सामान्य आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, और ये प्रचार की जो फिल्म है ये मोदी ने सामान्य आदमी के लिए क्या किया उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर आप देखें तो नोटबंदी का जो जीएसटी, एक बार चलिए मान लीजिए कि जो आम आदमी है उसको वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, व्यापारियों को ज्यादा करता है। लेकिन जो नोटबंदी का मामला था उसमें जिस तरह के दावे किए गए थे, जिस तरह के वादे किए गए थे, वो इसमें कंप्लीटली मिसिंग है। दूसरी बात, मुझे ये फिल्म देख के ये भी लगता है कि आप अगर इसको देखें तो इस पर बहुत खासी मेहनत की गई है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें नरेंद्र मोदी को काफी एक बिल्कुल दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो उनका चेहरा वगैरह भी जो बनाया गया है वो उनका रियल चेहरा है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सौम्य बनाने की कोशिश की गई। बहुत ज्यादा सॉफ्ट किस्म का चेहरा उनका इस कार्टून में दिखाया गया। अच्छा, है ना? अगर आप देखें उसे ध्यान से, वो मतलब बीच में रोने वोने भी लगते हैं। अगर आप देखेंगे इसको, फिल्म को, तो आप पाएंगे कि इसमें वो रो भी, एक जगह वो रोने जैसी मुद्रा में भी आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री टीवी पे कर भी चुके हैं पहले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वहां पर वो हास्यास्पद लग रहे थे। इसमें वो ऐसा लगता है कि वो वाकई उनके मन के अंदर से ऐसे भाव आ रहे हैं। तो कार्टून ज्यादातर आप इस वस्तुस्थिति को एग्जरेट करने के लिए बनाते हैं। और ये जो फिल्म है इसमें फिर अभी तो इसको जब भी लोग देखेंगे तो इसमें तमाम तरह के सवाल उठेंगे कि इसमें ये मिसिंग है, इसमें ये नहीं है। जैसे मोदी जी के भाषण जिन लोगों ने सुने हैं, जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है, तो अगर आप उस छवि की तुलना इस कार्टून फिल्म वाले मोदी से करेंगे तो वो तो कहीं से भी वो जबरदस्त किस्म का मिसमैच है। बीजेपी, मोदी जी बीबीसी को सुन के आगे नहीं निकल गए, उन्होंने बाकायदा बीबीसी क्या इनकम टैक्स की रेड कराई है। ठीक है, तो ये कहना कि वो बीबीसी कुछ कह रहा था और मोदी जी सुन के आगे निकल गए, तो ये सरासर झूठ है एक तरीके से। लेकिन ठीक है, मतलब अगर आप प्रचार के लिए, और सरकार खासतौर से अगर सरकार झूठ नहीं बोलेगी तो कौन? मंजुल जी, मुझे ये बताइए, देखिए चलिए, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो अब उन्होंने एक ग्राफिक डिजाइनर लगाया, अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश की और एक छवि दूसरे की प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो कांग्रेस को कौन रोकता है इस तरीके का कार्टून बनाने से? वो अपनी बात भी कार्टून में रख दें। नहीं, वो देखिए, वो कांग्रेस क्या करती है वो मैं कैसे बता सकता हूँ। वो अभी जो फिल्म सामने आई है हम उस पर बात करते हैं, तो कांग्रेस क्या करेगी या उसे क्या करना चाहिए या क्या कर सकती है, इस पे मैं क्या राय दे सकता हूँ? तो कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। सही बात। मंसूर नकवी भी हैं, कार्टूनिस्ट, हम उस पर बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मंसूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंसूर, आपका बहुत स्वागत। आपने ये फिल्म देखी है, ये कार्टून स्ट्रिप जो है, जो कि एक कार्टून फिल्म है 4 मिनट की? आपका क्या इंप्रेशन है एज अ कार्टूनिस्ट? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? मैं सर संकेत जी, इसको पत्रकारिता से या जर्नलिज्म से जुड़ी हुई कोई चीज तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, वो तो ये है भी नहीं। ये तो देखिए सीधी सी बात है, बीजेपी के हैंडल से जारी की गई प्रचार सामग्री है, बिल्कुल इसको कोई पत्रकारिता कह भी नहीं रहा है। जी, इसको वो क्लेम भी नहीं कर रहे कि ये पत्रकारिता है। नहीं नहीं, लेकिन नहीं, उनके ऑफिशियल ट्विटर उस पे है, सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल। तो ये कार्टूनिंग जो है, ये कार्टूनिंग का कमर्शियल यूज है, और उसमें हम उस पर कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए किसी को। ये कार्टूनिस्ट और कार्टून बनाने वाली एनिमेशन कंपनियों का, इनका कुछ जो भी एग्रीमेंट रहा हो, जो समझौता रहा हो, उन्होंने उनके लिए पार्टी के लिए काम किया, तो इसको कार्टूनिंग दरअसल माना नहीं जा सकता। ये कार्टूनिंग नहीं है, ये एक प्रोफेशनल किसी पार्टी के द्वारा करवाया हुआ काम है। हाँ। तो इसका मतलब पॉलिटिकल कार्टून से संकेत जी इसका कोई संबंध ही नहीं है। मतलब इसको आप पॉलिटिकल कार्टून्स की तरह नहीं देखते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये एक स्क्रिप्टेड चीज है जो किसी पार्टी ने बनाकर दी है किसी को, और एनिमेशन टीम ने उसको। पर मंसूर जी देखिए ऐसा है, नहीं मंसूर जी देखिए ऐसा है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि ये तो भाजपा भी नहीं कह रही कि ये तो एक
जर्नलिस्टिक परसूट है, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं। बिल्कुल, वो तो खुद इसको प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये टोटली प्रचार के लिए है। दरअसल इसमें अब बहुत सी चीजें जो दिखाई गई हैं जो केवल एक तरफा है, आपको भी नजर आ रहा है। पत्रकारिता का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं इससे, लेकिन ये अब इसको कार्टूनिंग का मिसयूज भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज है। पैसे कमाने के लिए तो फ्रीलांस कोई भी कर देता है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अब जबकि ये पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीज है ही नहीं, तो मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुल जी। और मुझे लगता है इसको बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। मंजुल जी और मंसूर नकवी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कांग्रेस इसका जवाब शब्दों से देती है या कार्टून के माध्यम से देती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं हमारी सीरीज की, जिसको हम बुलाते हैं सरकार खुद कहती है कि। आज इसमें हम आपको ये बताएंगे जो सवाल पूछे जाते हैं सरकार से और सरकार उसका जवाब देती है संसद में, उसमें हमने और क्या पाया अपनी रिसर्च में। तो सबसे पहली चीज जो हमने पाई वो ये है कि पेट्रोल से सरकारी खजाना बढ़ रहा है। अब ये हमें मालूम है, लेकिन कितना बढ़ रहा है, उसकी संख्या कितनी है, जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो केंद्र सरकार का जो मुनाफा है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं। 2017-2018 में 3.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की बिक्री से कमाती थी। ये आंकड़ा 4.92 लाख करोड़ 2021 और 22 में हो गया, यानी कि करीब करीब 46% का इजाफा। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकार बता रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुनाफा केंद्र सरकार का बढ़ा है। अच्छा, राज्य सरकार भी तो इस पर टैक्स लगाती है, उनकी क्या स्थिति है ये आंकड़े देख लीजिए। तो 2017-18 में राज्य सरकार 2.06 लाख करोड़ रुपए कमाती थी। 2021-22 में 2.82 लाख करोड़ रुपए कमाए, यानी कि 36% का इजाफा। तो केंद्र सरकार, इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकार जो मुनाफा कमा रही है उससे ज्यादा मुनाफा, करीब करीब 10% ज्यादा मुनाफा केंद्र सरकार को हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके आंकड़े हैं जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अब सरकार खुद ये कहती है कि सरकार का कुल जो मुनाफा है वो 2017-18 में 5.43 लाख करोड़ है और 2021-22 में 7.74 लाख करोड़ है। ये अगर आप सेंटर और स्टेट दोनों को मिला दें, ये हम उसकी बात करें, यानी कि 42% का इजाफा है। तो ये जो टैक्सेशन है ना पेट्रोल और डीजल पर, उस पर ही टैक्स बढ़ा बढ़ा के 2017-18 से 2021-22 तक आप देखिए कितना बढ़ा है। 42% तो टैक्स का कलेक्शन हुआ है, और ये सरकार खुद कह रही है। अब आइए बात करते हैं एक और मुद्दे की। सरकार खुद कहती है कि 2020 के बजट में सरकार ने एक राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का ऐलान किया, जो सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए भर्तियां करेगी। आज राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि कितने उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए भर्ती से नियुक्ति पत्र मिले। तो सरकार खुद कहती है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अभी हुआ ही नहीं। तो ये एक उन्होंने बात अपनी कह दी। अच्छा, आइए अब बात करते हैं एक और, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो हम किसानों के बारे में भी बात करें। तो आपको अगर याद हो, किसान आंदोलन कर रहे थे 3 कानून के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि एमएसपी पर भी कुछ हो। सरकार ने फिर बोला कि ठीक है, चलिए एमएसपी पर हम एक समिति बनाते हैं। समिति पिछले साल बनी, 8 महीने हो गए उस समिति को बने हुए एमएसपी पर एक बातचीत करने के लिए। 8 महीनों में एक सवाल पूछा गया कि यह समिति कितनी बार मिली है। तो 8 महीनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति की बैठक सिर्फ 2 बार हुई, 8 महीने में 2 बार। हां, लेकिन जो सब ग्रुप है
उनकी बैठकें जो हैं वो 11 बार हुई, 11 सब ग्रुप की बैठकें हुई, पर जो मेन ग्रुप है वो 8 महीने में किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर सिर्फ 2 बार बैठा है, और ये बात सरकार खुद कहती है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ सरकार तो ये आंकड़े दे रही है क्योंकि ये सरकार के जवाब हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्थायी समितियां होती हैं संसद में जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। आप इसको मिनी पार्लियामेंट समझ लीजिए, इसमें सांसद होते हैं सब पार्टीज के, तो वो भी कुछ अपना सलाह मशवरा करते हैं, कागजात देखते हैं और फिर वो अपनी रिपोर्ट भी सामने रखते हैं। तो क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं तो कृषि विभाग को लेकर के जो रिपोर्ट हुई स्टैंडिंग कमेटी की, वो क्या कहती है आपको वो बता। वो रिपोर्ट और फुल फ्रेम देखिए, ये तब आपको पता चलेगा। वो रिपोर्ट ये बताती है कि कृषि विभाग में बहुत सारा ऐसा फंड है जो खर्च ही नहीं हुआ है, वो वापस चला गया है। और ये एक ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, किसान कह रहे हैं कि हमको ऐसा फंड दे दिया जाए, वैसा दे दिया जाए, हमें इतना सपोर्ट कर दिया जाए। वो ऐसे में सरकारी खजाने में से जो आवंटन हुआ है बजट का, कृषि विभाग उतना खर्च ही नहीं कर पा रहा है। 2020-21 में यह आंकड़ा 23,824 था, 2022-23 में यह 19,762 था। तो ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी बताती है। कुल 44,015.81 करोड़ रुपए इन 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो ये जो आंकड़े अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, ये वो राशि है जो कि वापस कोष को चली गई है। ये पैसा कृषि विभाग खर्च नहीं कर पाया, ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रामीण विकास का जो बजट है वो स्थायी कमेटी बताती है कि वो घट गया है, जीडीपी के मुकाबले उसका हिस्सा घटा है। 2020-21 में जीडीपी का 1% खर्च होता था, 21-22 में जीडीपी का 0.9% ही खर्च होता था, और 2022-23 में यह अनुमानित आंकड़ा है क्योंकि अभी भी हिसाब लग रहा है, जीडीपी का 0.8%, यानी कि साल दर साल जीडीपी के मुकाबले ग्रामीण विकास का बजट घट रहा है। ऐसा क्यों? और एक ऐसे वक्त में जब किसान कह रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं पूरा, और आप बजट में जो प्रावधान है उसको भी कम किए दे रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। अच्छा, ग्रामीण रोजगार, उसको लेकर के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? 2023-24 में मनरेगा का, यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष है, इसमें मनरेगा का बजट घट गया है। इस हम जानते हैं, अभी बजट पेश हुआ था। ग्रामीण विकास विभाग की मांग ये है कि 98,000 करोड़ रुपए आवंटित हो। वित्त मंत्रालय ने दिए कितने? 60,000 करोड़। लेकिन हां, यहां पर एक बात बतानी बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि एक होता है बजट का प्रावधान, जो कि निर्मला सीतारमण जब खड़े होकर के बोलती हैं तब वो होता है, और जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है सरकार उसको बदलती भी है, उसको बढ़ाती है, कभी कभार घटाती भी है। इसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट, RE। तो एक गुंजाइश ये है कि आगे चल के जहां जहां बजट घटा है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ाया भी जा सकता है, और ये प्रावधान सरकार के पास है। तो कृषि में जिस तरीके की दिक्कतें हैं किसानों को, क्या ये प्रावधान का इस्तेमाल नहीं हो जाना चाहिए? हम आते हैं एक मुख्य मुद्दे पर। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है, क्योंकि आप जानते हैं किसान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे किसान जो हैं वो CPM और लेफ्ट संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें कि संघर्ष कितना होता है इन किसानों का। आप देखिए, पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, और अभी सोहित की रिपोर्ट में आप देखेंगे कितनी तकलीफ में है। और बारिश भी हो गई इनके रास्ते में, और उस बारिश में किस तरीके से इनको सहारा और आसरा लेना पड़ रहा है, आप जरा वो देखिए। बहुत संघर्ष वाला जीवन है किसान का, बहुत ज्यादा, और वो फिर भी सड़क पर। तो आज मीटिंग हुई महाराष्ट्र सरकार की, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी। इस सिलसिले में शुक्रवार को विधानसभा में ऐलान भी किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल किसानों ने अपना लॉन्ग मार्च ठाणे में रोक दिया, लेकिन जहां वो रुके हैं वासिन, उसी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, और वो अभी भी इधर उधर भटकने पर मजबूर है।
हम चाहते हैं कि अब आप सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि सोहित आज पूरे दिन इन किसानों के साथ चले। वो आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि किसानों की तकलीफें क्या हैं और उनके संघर्ष किस तरीके के हैं। घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, कापड गिरणी मीच चालवून मीच उघडा नागडा रे, घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, हक्कासाठी न्यायासाठी लढण्यासाठी चला रे, हक्कासाठी न्यायासाठी लढण्यासाठी चला रे, घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, घरात बसून वागणार नाही आता रस्त्यावर चला रे, पालन वाला तो किसान सभे वाला। तो किसान सभा के लोग किस तरह से गरीबों का ख्याल रखते हैं, इस तरह से ये जो गीत है वो ये महिलाएं गा रही हैं। और पीछे भी अगर आप देखें बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं वो चल रही हैं। और ये दोपहर का समय है, दोपहर का समय जब कड़ी धूप है, जब धूप है सड़क पर, लोग उसके बावजूद लगातार चल रहे हैं। ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब इनके जो एक प्रतिनिधि मंडल है किसान सभा का, वो गया हुआ है आगे जाकर वो जाकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। और इस सब के बीच में जो महिलाएं हैं, जो इनके पूरे गुट है, वो गाते हुए और अपनी बात को रखते हुए जा रहे हैं। मुंबईला जाणार आहे का जायचंय मुंबईला? आम्हाला आमची मजुरीसाठी काही आमची वन खात्याची जमीन आहे ती आमच्या नावावर झाली पाहिजे, 7-12 भेटले पाहिजे। तो इनका कहना है कि लगने के बावजूद हम मुंबई जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे जमीन के जो मुद्दे हैं, जंगलों में हमारी जमीन है, ये आदिवासी किसान है जो नहीं मिल पा रहा है, 7-12 उनके नाम पर होना चाहिए। अब आप जो देख रहे हैं, ये देखिए इन्होंने अपने पैर पर ये रस्सी ये कपड़ा बांधा हुआ है। जब इनसे आप पूछेंगे कि क्यों बांधा है, तब ये बताएंगे कि पैर सूजा हुआ है। का बांधला है? काय झालं तुम्हाला? चालता येत नाही, 4-5 दिवसापासून ते चालून ऊन रात्रीची उन्हाची दिवसाची चालून तो इनका कहना है कि चल चल कर धूप में जिस तरह से फोड़ी आ रही है या फिर सूज रहा है, उसकी वजह से ये बांधा। और ये आप ऐसे देखेंगे बहुत जगहों पर है कि क्योंकि यहाँ पर दुख रहा है या पैर में फोड़े आए हैं तो कपडे बांध रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। ज्याच्या नंतर पण तुम्ही चालूनच जाणार आहे? हो, चालूनच जाणार, तरी आम्ही जाणार मुंबईत जाणार आहे। तो ये कह रहे हैं लगने के बावजूद ये चल कर जाएंगे। का चालून जातात? आरामाने जायचं ना। वय काय आहे तुमचं? वय किती? 65 हाँ 65 62 ये 65 साल की हैं, तरी तुम्ही चालून चाललाय का? कशाला जाताय? वन जमिनी पटासाठी। वन जमिनीसाठी? पण चालून जायला तेव्हाच मिळणार आहे का वन जमीन? मग मिळालाच पाहिजे। अच्छा, आणि सरकार देऊन नाही राहिला। एका गावाचा 7-12 200 लोक 300 लोक असे तर नाव देतात सरकार। ते 7-12 मग काय करायचं? आम्हाला कर्ज भेटेल का? तो इनका कहना है कि हमारी जमीन जंगलों में है और ये जमीन हमारे नाम पर नहीं हो रही है, हमें कोई कर्ज नहीं देता है, हम किस तरह से रहेंगे, और इसीलिए ये मुंबई जा रहे हैं। तुमचा पायाला पण लागलाय का? हाँ। ऐसी ही एक जगह पर जो किसान है वो रुके हुए हैं। अब इसमें क्योंकि किसान चल रहे हैं, अलग अलग अभी तापमान बढ़ रहा है, तो उसका भी असर किसानों के सेहत पर पड़ रहा है। और ऐसे में एम्बुलेंस के ज़रिए कुछ ऐसे किसान जिनकी तबीयत ख़राब है उन्हें भी लेकर जाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो किसान अब एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए हैं, ये वो किसान हैं जिन्हें अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग परेशानी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कहाँ ले जाया जाए। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिएगा और आपका डेजिग्नेशन बता दीजिएगा। अमोल बांगर, 108 एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस ड्राइवर। अच्छा, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है इन्हें? इनको जो चल के जो पैदल चल रहे हैं उनको पाँव को फोड़े आ रहा है, वीकनेस है, बुखार है,
उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो ऐसे कई किसान हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोगों को वीकनेस ज़्यादा होने के बाद उन्हें एडमिट करने या फिर अस्पताल में ले जाने के लिए भी जो सरकारी एम्बुलेंस है वो मौजूद है। फिलहाल हम ये शाहपुर अस्पताल है जिसके बाहर मौजूद हैं। शाहपुर अस्पताल के बाहर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो किसान हैं उन्हें लाया गया, उनकी तबीयत खराब थी, कई तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। कम से कम 16 किसानों को सुबह से आज यहाँ पर लाया गया है। डिहाइड्रेशन, वीकनेस, पैरों में चोट लगने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। तुमचं नाव काय दादा सांगा? मालजी पांडू शिंदे. मालजी शिंदे इनका नाम है। आणि झालं काय? मालेगाव तालुका पवन. ये चलकर जा रहे थे और पैर इनका स्लिप हो गया, जिसकी वजह से हाथ पर, पैर पर इनकी चोट लग गई है, जिसके बाद अभी इनका इलाज चल रहा है। ये अकेले नहीं है। तुमचं नाव काय का? शिवाजी महादेव कुंभाडे. शिवाजी कुंभाडे. और आपको तुम्हाला काय झालंय? हाथ पाय चावते ठंडी का. तो इनके हाथ पैर दुख रहे हैं, इसके साथ ही उनको ठंडी लग रहा है, बुखार आ रहा है। और इसी तरह से आपको और भी किसान मिलेंगे। ये जो किसान है ये पैर में चप्पल इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि चप्पल पहनने से दर्द हो रहा है। जिस तरह से आप पैर पर देखेंगे जो हालात है इनके पैर के। तुमचं नाव सांगा? लक्ष्मण पिठे. लक्ष्मण पिठे. काय झालं आहे पायावर? चप्पल काय नाही, काय झालं काय? ते ना ह्या भेगा गेल्या ना, ह्या तुटले, त्याच्यामुळे चप्पल काढून ठेवलं. नाही घालायला होत नाही. घालायला होत नाही. तो इनके पैरों में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से चप्पल भी नहीं पहन पा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में बुधवार रात एक आदिवासी युवती की मौत की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी। मृतक के परिजनों का आरोप है गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। महू के बड़गोंदा में धमाकों की गूंज भोपाल तक पहुंची। 22 साल की आदिवासी युवती की मौत के बाद बड़ी तादाद में लोग थाने पहुंचे। कथित तौर पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी, 13 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने जवाब में लाठी भांजी, हवा में गोली चलाई, जिसमें 18 साल के युवक की मौत हो गई। भीड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व थे उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि आरोपी को सजा हम खुद देंगे, और चौकी में घुसने का प्रयास किया कि हम आरोपी को निकाल के इसमें उनको सजा देंगे। इस बात पर पुलिस बल और वहाँ उपस्थित सभी मजिस्ट्रेटियल अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और भारी पथराव चौकी के ऊपर हुआ। आत्मरक्षा हवाई फायर किया गया। दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही महू का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल और उसके बाद भी हंगामा होता रहा। पुलिस की गोली से कथित तौर पर एक आदिवासी युवक की हत्या और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ और कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए। सरकार कह रही है युवती की मौत की 2 वजहें सामने आ रही हैं। कांग्रेस आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगा रही है। बहन कविता डाबर को जो पानी की रॉड गर्म करने वाली, वो नहाने जा रही थी और पानी गर्म कर रही थी, उस रॉड से उसको करंट लगा और उसकी मृत्यु हुई, ऐसा उसके पड़ोसन ने सभी समाजजन को बताया। वो लड़का भी दौड़कर आया, उसको हॉस्पिटल वगैरह भी ले गए, पर वो बच नहीं पाए। अब लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और जो वनवासी समाज है, आदिवासी समाज के भाई बहन, वो कह रहे थे कि इसको हमारे हवाले करो, हम इसको यहीं मृत्यु दंड देंगे। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
और बचाव में जो फायर हुआ उससे एक व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। सबसे साधारण काम है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और मामला खत्म। पर ये मामला एक घटना का नहीं है, पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले हो रहे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार, ये गंभीरता से लेने की जगह और इस पर एक्शन लेने की जगह ये दबाने की कोशिश, छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। कितना हास्यास्पद है वक्तव्य। आंसू गैस के गोले छोड़े, हवा का रुख बदला हुआ था, इसलिए आंसू गैस के गोले काम में नहीं आए। तो लाठियां थी तुम्हारे पास, सीधे आप उन निरीह लोगों के ऊपर जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, आप उनके ऊपर सीधे उनके सीने पे गोली मारोगे, ये कहाँ का न्याय है? उन निरीह प्राणी के ऊपर जो बिना हथियार के थे, उनके ऊपर सीधे आप फायर करते हो, जिसमें 18 साल का बच्चा जो चिराग था उसके माता पिता का, वो मर जाता है। वैसे ये तथ्य भी है, मध्य प्रदेश में 21% से ज्यादा आदिवासी आबादी है, देश में सबसे ज्यादा। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। 2021 में यहाँ SC/ST एक्ट के तहत 2627 मामले दर्ज हुए थे। 2020 की तुलना में करीब 9.38% अधिक, तब 2401 मामले आए थे। इंदौर से समीर खान के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी और रिजवान खान की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।